अच्छा बताओ, तुम लोगों में से कितने लोगों ने इस मिस्टीरियस डॉक्टर को फर्टिलिटी क्लिनिक में पहले ही नोटिस कर लिया था? और क्या ये वही डॉक्टर है सीजन 1 में भी जो कॉटेजेस को लीव कर रहा है? इस एपिसोड में अगर 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं तो 8 क्वेश्चंस और आ जाते हैं जो और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है पूरी सीरीज में। बट देखते हैं इस एपिसोड में हमको क्या क्या नई चीजें पता चली और क्या क्या चीजें हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं ल्यूमन के बारे में। एपिसोड 7 बेसिकली एक ओरिजिन स्टोरी है जेमा और मार्क की, जो कि ब्लड डोनेट करते टाइम मिलते हैं। और मार्क पहली चीज जो जेमा को बोलता है, I'm sorry, who are you? ये एग्जैक्टली सीजन 1 की पहली लाइन है। Who are you? अब जेमा रशियन लिटरेचर बच्चों को सिखाती है और करेंटली वो लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक द डेथ ऑफ इवान इलिच पढ़ रही है। एक बहुत आर्टिस्टिक चॉइस जो सिनेमेटोग्राफर ने इस एपिसोड में रखी है वो ये है कि सारे फ्लैशबैक सीन्स फिल्म पर शॉट हैं, जिससे पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंशिएट करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। जिस कॉलेज में मार्क और जेमा पढ़ाते थे उस कॉलेज का नाम था गैंस, और गैंस का जर्मन में मतलब होता है ऑल या फिर होल। और यहीं पर मार्क रिगाबी से मिलता है जो कि उसको री इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर सिमिलर शॉट्स हुए हैं जो कि हमको सीजन 1 में भी दिखाए गए थे। सिर्फ एक डिफरेंस है कि सीजन 1 में ये कैंपस बिल्कुल ही खाली था और अभी के फ्लैशबैक सीन्स में ये कैंपस बिल्कुल भरा हुआ है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि कैसे मार्क ने बहुत सारी रशियन क्लिपिंग्स को अपनी फ्रिज पर लगा रखा है, जिसमें से एक क्लिपिंग है जर्मन कवर ऑफ टॉल्स्टॉयज रेजरेक्शन। द डेथ ऑफ इवान इलियच में भी थीम्स ऑफ एलिएशन, मॉर्टेलिटी और मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है। और अगर तुम ध्यान दो तो इन्हीं सेम थीम्स को सेवरेंस भी एक्सप्लोर कर रहा है। जब ब्लड ड्राइव हो रही होती है तब हम एक मेडिकल डिवाइस पर ल्यूमेन का लोगो देखते हैं, और जब जेमा बाद में फर्टिलिटी क्लिनिक को विजिट करती है तो एक फॉर्म फिल करते टाइम सेम लोगो अपीयर होता है। और यही टाइम है जब हम डॉक्टर मावर को बैकग्राउंड में देखते हैं, बट वो तो एक डेंटिस्ट है, तो वो एक फर्टिलिटी क्लिनिक में क्या कर रहा है? मावर का जर्मन में मतलब होता है वॉल, और डॉक्टर मावर भी एक फिजिकल बैरियर की तरह ही काम करता है जो कि जेमा और मार्क को रोक रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए। हमको पता चलता है कि कैसे जेमा अभी भी जिंदा है और सेवर्ड फ्लोर पर ही है, और ये भी पता चलता है कि एक्सपोर्ट हॉलवे के सामने जो लिफ्ट है वो किस चीज को कनेक्ट करती है। और नोटिस करो कैसे जब जेमा एस्केप करने की कोशिश कर रही होती है तो एरो अप की साइड होता है, बट जब वो मार्क के फ्लोर पर आती है तो एरो डाउन की साइड होता है। अब वैसे तो जेमा इस फ्लोर की अकेली रेजिडेंट है, बट जेमा के रूम के जस्ट बाजू में एक और रूम है जो हमको नहीं पता कि उसमें कौन रहता है। बाकी 2 और लोग हैं उसके फ्लोर पर, एक है डॉक्टर मावर और दूसरी है एक नर्स जो उस पर निगरानी रखती है। अब डॉक्टर मावर एक स्ट्रेंज सा इंसान है क्योंकि उसको हम डॉक्टर ड्रमंड के साथ भी देखते हैं, और बाकी जेमा को जिस भी रूम में लेकर जाया जाता है उस रूम में डॉक्टर मावर ही होते हैं किसी न किसी डिस्गाइज में। बट ये रूम्स हैं क्या और ये क्या पर्पस सर्व करते हैं ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि अभी 25 से ज्यादा रूम्स हैं और हर एक रूम की एक फाइल है जो मैक्रो डेटा रिफाइनमेंट में हमको दिखती है। एक बहुत ही कूल सा शॉट आता है जिसमें कंप्यूटर के वायर्स मैक्रो रिफाइनमेंट फ्लोर से अपस्टेयर्स की तरफ जाते हैं 2 इंडिविजुअल्स जिसको वॉचर्स नाम दिया गया है एपिसोड में। हर एक वॉचर एक पर्टिकुलर इंसान को वॉच कर रहा होता है एमडीआर में, और वो उसी की तरह दिखता है। जैसे अर्व के वॉचर के पास मस्टैश है और हेली की जो वॉचर है उसके भी रेड हेयर है। ये इनीस को उनकी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की ये थियरी है कि ड्रमंड के पास एक्सेस है सिटी के कैमरास की भी, और इसी की वजह से वो अर्व के हिडन डॉक्यूमेंट को ढूंढ पाया था। हमको दिखता है कि कैसे 24 फाइल्स 100% कंप्लीशन रीच कर चुकी हैं, और कोल्ड हार्बर करके जो फाइल है वो अभी 96% पर ही है। अब इस फ्लोर पर जो हमको जेमा दिखती है वो सेवर्ड वाली मिस केसी नहीं है, और उसके पास मेमोरीज है मार्क की, लेकिन जब भी वो किसी दूसरे रूम में एंटर करती है तब वो एक सेवर्ड वर्जन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जब वो डेंटल क्लिनिक वाले रूम में जाती है तब वो कहती है कि उसको एक ब्रेक चाहिए, इवन दो उसको 6 हफ्ते हो चुके हैं उस रूम में गए हुए, बट उसके इन्हीं के माइंड में वो अभी अभी रूम से बाहर निकली थी। इससे हमको ये क्लू मिलता है कि शायद जेमा हर एक रूम में जाकर एक डिफरेंट सेवर्ड वर्जन बन जाती है, क्योंकि आई थिंक जब वो क्रिसमस वाले रूम में जाती है तब वो ये बोलती है कि कैसे हमेशा क्रिसमस ही रहता है, इवन दो उसको वहां पर साल में सिर्फ एक बार लाया जाता है। जब नर्स उसके वाइटल्स ले रही होती है तब वो एक उससे बहुत ज्यादा वियर्ड सा क्वेश्चन पूछती है। If you were caught in a mudslide, would you be more afraid of suffocating or drowning? अब सफोकेशन का मतलब तो ये हुआ कि तुमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसलिए तुम मर गए, और ड्राउनिंग का मतलब ये हुआ कि तुम पानी के अंदर सफोकेट कर गए। अब वैसे तो दोनों सिमिलर से ही हैं, बट क्योंकि जेमा एक कार एक्सीडेंट में डूबने से मरी थी इसलिए वो ड्राउनिंग बोलती है। जो मशीन नर्स यूज करती है जेमा पर जिसमें हमको फ्रीक्वेंसीज दिख रही हैं, यही सेम मशीन रिगाबी भी यूज करती है मार्क पर, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक तरीके का लाई डिटेक्टर है। अब ये तो क्लियर है कि जेमा एक टेस्ट सब्जेक्ट है जिस पर ल्यूमन अपना प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है, और शायद ये प्रोडक्ट आउटसाइड वर्ल्ड को एक
एबिलिटी देता है कि अपने ट्रॉमेटिक और पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भूल सके, जैसे कि डेंटल क्लीनिंग या फिर प्रेगनेंसी जो हमने गैबी आर्टेटा के साथ देखा था। और अपनी लाइफ को बिना पेन और सफरिंग के गुजारना ही ल्यूमन का शायद एंड गोल है। बट ये बात अब भी समझ नहीं आती है कि जेमा मरकर जिंदा कैसे हुई, या फिर शायद वो मरी ही नहीं थी और ल्यूमन ने उसको पिक कर लिया अपने टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। बट अगर ऐसा है तो मार्क को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों बुलाया गया? मे बी ल्यूमन ने जेमा को ले लिया और उसकी लाइफलेस क्लोन को मार्क को दिखाया, और डीएनए और ब्लड सैंपल तो ल्यूमन के पास पहले से हैं ही। ये पूरे फर्टिलिटी के एंगल से शायद लगता है कि जेमा को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि वो एक गुड कैंडिडेट हो सकती है जो री इनकारनेशन ऑफ कियर ईगन में काम आएगी। क्योंकि एक थ्योरी है कि ल्यूमन में वो सारे ईगन्स को रेजरेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। हमको ये भी नहीं पता कि जेमा डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स क्यों पहनती है जब भी वो डिफरेंट रूम्स में जाती है, और ये सारे कॉस्ट्यूम 60s और 70s के लगते हैं। अब वैसे तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एलन टाउन क्रिसमस वाला रूम और वेलिंगटन डेंटिस्ट वाला रूम। सीजन 1 में एलन टाउन मार्क का फर्स्ट कंप्लीटेड फाइल था और उसने ये इतना ज्यादा जल्दी किया था कि सारे लोग उसको फ्रेशमैन फ्लूक बोल रहे थे, यानी कि बिगनर्स लक कह लो। हमको डिलन का टम वाटर रूम भी दिखता है जो उसने सीजन 1 में कंप्लीट किया था। अभी मार्क 96% पर है कोल्ड हार्बर फाइल को कंप्लीट करने के लिए, जिसके बाद कोल्ड हार्बर रूम भी खुल जाएगा। अब हमें नहीं पता कि कोल्ड हार्बर किस चीज का रूम है, शायद वो कार क्रैश का रूम हो सकता है। हर रूम में जाने के लिए नर्स का ब्लड लगता है जिससे कोई और रूम को एक्सेस ना कर सके। क्रिसमस वाले रूम में जेमा की हैंडराइटिंग ऐसी क्यों लग रही है जैसे वो किसी बच्चे ने लिखी हो, इवन दो वो एक कॉलेज प्रोफेसर है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रही है इवन दो वो राइट हैंडेड है। जो पूरा फ्लैशबैक है वो बहुत ही ज्यादा सैड सा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे मार्क एंड जेमा फॉल इन लव और फिर वो एक बेबी का ट्राई करते हैं, बट बेबी नहीं हो पाता और उसके बाद उसकी वाइफ की डेथ भी हो जाती है। एक थ्योरी ये कहती है कि मार्क फादर बनने वाला है क्योंकि उसने हेली के साथ 2 बार मेहनत करी है और ल्यूमन में कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलना तो पॉसिबल नहीं है। हम नोटिस करते हैं कि कैसे फ्लैशबैक्स में मार्क और जेमा का रूम बहुत ज्यादा भरा रहता था बुक से, और मार्क भी जब अपनी बहन और अपने जीजा जी से मिलता था तो बहुत ज्यादा खुश रहता था। बट अभी उसके रूम में कोई भी बुक्स नहीं दिखती हैं जो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि कैसे उसकी लाइफ लाइफलेस सी हो गई है। जेमा को वही नेकलेस पहने हुए दिखाया गया है जो रिगाबी ने मार्क के बेसमेंट में ढूंढा था। हमको बहुत सारे फ्लैशबैक्स भी दिखते हैं सीजन 1 के, जैसे मार्क स्कल्पचर बना रहा होता है एक ट्री का और वो एरिया दिखता है जहाँ पर जेमा की कार शायद स्किड कर गई होगी और फिर पानी में गिर गई होगी। हमको हिबिस्कस भी दिखाया जाता है बहुत बार जो कि सिंबलाइज करता है लव और रोमांस को। जब डॉक्टर मावर जेमा का एक्सरे ले रहे होते हैं तब हमको दिखता है कि कैसे सेवरेंस चिप अभी भी वहीं पर है, और जब भी डॉक्टर उसको पूछते हैं कि क्या उसको याद है कि बाकी सारे रूम्स में क्या हुआ था, तो वो हमेशा ये बोलती है कि उसको नहीं याद। डॉक्टर मावर एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी लाइन बोलते हैं कि कैसे कियर मार्क का सारा पेन खत्म कर देंगे। आई थिंक ये सजेस्ट करता है कि कैसे ल्यूमन एक ऐसी चीज को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है जो पेन को खत्म करती है। रियल वर्ल्ड में अनकॉन्शियस मार्क एक फ्रेज को रिपीट करता है, चिकाई बार्डो, जिसका बुद्धिज्म में मतलब होता है द फर्स्ट स्टेज आफ्टर डेथ, जिसमें इंसान को एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट सी लाइट दिखती है और उसकी बॉडी और उसका माइंड एक दूसरे से सेपरेट करने लगता है। और हमको कार्ड्स दिखते हैं जो जेमा को मिले होते हैं, बट हमको पता है ये कार्ड OND ने मैन्युफैक्चर करे हैं जो हमको पहले भी दिखाए जा चुके हैं। क्रिसमस सीन के टाइम भी हमको बहुत सारे 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स दिखते हैं और हमको पता है ये सारे OND ने ही मैन्युफैक्चर करे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी मशीन्स हैं। और इंट्रो में भी अगर तुम ध्यान दो तो अर्व के मग से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि 3D प्रिंटेड ही हैं। डॉक्टर मावर जेमा को आई लव यू बोलता है, जिसके बाद जेमा बिना कुछ रिप्लाई दिए उसको छोड़कर चलने लगती है, बट डॉक्टर मावर उसको फोर्सफुली आई लव यू टू बुलवाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मावर जेमा पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, एज इफ वो उसको लाइक करता हो। और दूसरा, वो जेमा को झूठ भी बोलता है कि मार्क पिछले साल ही फिर से शादी कर चुका है और उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद जेमा डॉक्टर मावर को बेहोश कर देती है और उसका की कार्ड लेके एक्सपोर्ट एलिवेटर की तरफ भागती है, बट सैडली वो उस फ्लोर पर चली जाती है जिस फ्लोर पर वो मिस केसी है और अपने सेवर्ड फॉर्म में आ जाती है, और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है। और मिल्चिक उसको बोलता है कि कैसे वो गलती से यहाँ पर आ गई है, जो कि ऑफ कोर्स झूठ है। हमको ये भी पता चलता है कि कैसे ये पहली बार नहीं है जब जेमा ने एस्केप करने की कोशिश करी है, क्योंकि डॉक्टर ड्रमंड डॉक्टर मावर को बोलता है कि कैसे उसने एक बार उसकी फिंगर्स तोड़ने के लिए ट्राई किया था। Didn't she try and break your fingers? जो एपिसोड की एंडिंग है उसमें मार्क और जेमा दोनों अपने एब्सोल्यूट लोएस्ट मार्क पर होते हैं, जिसमें जेमा के पास कोई तरीका नहीं है मार्क के पास वापस जाने का। और जब मार्क कॉन्शियसनेस रीगेन करता है तो डेवन उसको पूछती है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मार्क को फ्लैशबैक्स आते हैं जेमा के ही। रिगाबी डेवन को भी बताती है कि जेमा अभी तक अलाइव है, बट ये डिफरेंट है उस तरीके से जैसे उसने मार्क को बोला था। Please don't mess with me. She is.
alive. डेवन मिस कोबेल को फोन करने पर इंसिस्ट करती है, जिसका नाम अभी तक उसने मिस सेल्विक के नाम से सेव कर रखा है, बट रिगाबी इस चीज से गुस्सा हो जाती है और हाउस को छोड़कर जाने लगती है। अब एक और थ्योरी है जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो ये है कि डॉक्टर माउअर वही आदमी है जिसको हम गैबी आर्टेटा के केबिन से जाते हुए देखते हैं सीजन 1 में। अब ये तो तुम लोग बताओ कि तुम इस थ्योरी पे बिलीव करते हो या नहीं, बट एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि फर्टिलिटी क्लिनिक और ल्यूमेन में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब ये था सीजन 2 एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन और कुछ थ्योरीज जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगी बतानी। बाकी तुम लोग बताओ तुमको ये एपिसोड कैसा लगा। जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो उसका भी सिमिलर वीडियो मैं अपने चैनल पर निकालूंगा, तो उसको मिस मत करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।